नमस्कार। निरोग स्टेट में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह। आज जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है शालाक्य तंत्र, यानी कि ENT-NI डिसऑर्डर, जिसे आयुर्वेद में बोला जाता है। तो ये जो डिज़ीज़ है, इसमें इस टॉपिक में कौन कौन सी जो डिजीज़ेज आएंगी उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, और कुछ डिजीज़ेज जो आई की हैं उनको लेंगे, थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। तो ऊर्ध्व जत्रुगत, जैसे कि शालाक्य तंत्र में आयुर्वेद में है कि ऊर्ध्व जत्रुगत, यानी कि गले से ऊपर जो भी हमारे अवयव हैं वो इसके अंदर आते हैं, जैसे कि ईयर हो गया, नोज़ हो गया, हेड हो गया, और हमारा जो ओरल कैविटी हो गई। तो ये जितने अवयव हैं उनके डिजीज़ शालाक्य तंत्र में आते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा उत्तर तंत्र, हमारे जो भी ग्रंथ हैं वो उत्तर तंत्र में इसका वर्णन किया गया है और संक्षिप्त में किया गया है, इसलिए इसमें थोड़ा डिटेल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो हमारा मुख्य जो आई डिसऑर्डर है उसको हम लोग पहले लेंगे, फिर एक एक करके थोड़ा सा लेंगे। तो आई में आयुर्वेद से बहुत सारे हमारे प्रैक्टिशनर नहीं जानते हैं कि आई से भी आयुर्वेद में ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो आई में अलग अलग जो भी डिजीज़ेज हैं, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया, या हमारा मैकुलर डिजनरेशन जो भी है, जैसे कि आरपी है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, या एज रिलेटेड ARMD जिसको बोलते हैं, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, ये हो गया, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हो गया, यूवाइटिस हो गया, इस तरह की या लीड की जो भी समस्याएं हैं वो है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे लीड की, आई लीड की जो भी समस्याएं होती हैं उसमें एक दो डिजीज़ हम लोग देखेंगे, जैसे चैलेजियन है, या एस्टाई है, या एक ब्लेफरोस्पाज्म है। तो मैं यहाँ ब्लेफरोस्पाज्म को एक बार हम लोग देखते हैं कि ब्लेफरोस्पाज्म जो है वो इनवॉलेंट्री हमारा जो मूवमेंट होता है आईलिड का वो होता है, और नॉर्मली थोड़ा सा पेशेंट इसमें बहुत डरता है क्योंकि उसकी पलकें बार बार झपकती हैं, और जब भी ये बढ़ता है, ग्रो करता है, तो हमारा फिर फेशियल इन्वॉल्वमेंट होने लगता है, और ये हम आयुर्वेद से पहले तो रोकते हैं और फिर इसे ठीक भी करते हैं। तो ब्लेफरोस्पाज्म को हम लोग ये वातजन्य व्याधि मानी जाती है, और इस ये दरअसल हमारा जो न्यूरोजेनिक इसका जो है ये ओरिजिन है। उसके अलावा हम रेटिना के अंदर क्या कर सकते हैं, तो डायबिटीज़ रेटिनोपैथी जैसे हम लेते हैं, तो डायबिटीज़ रेटिनोपैथी जैसे अभी बहुत ही ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ रहा है। तो जब नॉर्मली डायबिटीज़ 5 ईयर से ज़्यादा होने लगता है और अनकंट्रोल डायबिटीज़ होता है, तो उसके अंदर हमारे रेटिना में ब्लीडिंग होने लगती है, हेमोरेज, रेटिनल जो कैपिलरीज है वो हेमोरेज होती है। तो उसकी जो पैथोलॉजी होती है उसमें दरअसल होता क्या है कि जो हमारे इंडोथेलियल लेयर हैं कैपिलरीज के, वो ड्यू टू शुगर उसके अंदर क्लॉटिंग होने लगती है, और हमारा जो प्लेटलेट है वो एग्रीवेट होता है, और उसके कारण ऑक्लूजन होता है। फिर उसके बाद वहाँ से जो ब्लड है या जो फ्लूइड है वो बाहर आता है, और रेटिनल हेमरेज होता है, और उसके कारण बॉडी की हमारी एक पद्धति है जिसमें न्यू वैस्कुलराइजेशन होता है, यानी न्यू कैपिलरीज जो होती है वो आती है ताकि उसको रिपेयर कर सके। बट यही पैथोलॉजी नुकसानदायक होती है, क्योंकि ड्यू टू न्यू वैस्कुलराइजेशन हमें नई कैपिलरीज डेवलप होती है, और चूँकि जो हमारा रेटिना है ये एक, इसके अंदर वेसल्स बहुत ही कम होने चाहिए, ये एक एवैस्कुलर जो है वो है। तो जब हमारा वैस्कुलरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो बहुत सारे वेसल्स आते हैं बार बार हेमरेज के कारण, और वो आपस में इंटरमिंगल होते हैं, और ये इंटरमिंगल होकर के एक मेम्ब्रेन बनाते हैं जिसको ERM बोलते हैं, ईपी रेटाइनल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इस कंडीशन को हम ट्रीट करते हैं। एक्चुअली इसके अंदर जो बार बार एवेस्टिन या ल्यूसेंटिस की इंजेक्शन लगाई जाती है, लेजर किया जाता है, ये प्रोलिफरेटिव नॉन प्रोलिफरेटिव दो तरह का होता है। तो आयुर्वेद से इसको हम रोक सकते हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छा क्योर है, और इसको रोका जा सकता है, और इम्प्रूव करके पेशेंट को इस इंजेक्शन से बचाया जा सकता है। पेशेंट की विजन भी बढ़ती है। तो हमारी जो पैथोलॉजी हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए ट्रीटमेंट में वो यही होनी चाहिए कि ये न्यू वैस्कुलराइजेशन ना हो पाए। तो बार बार अगर कभी भी ये हेमोरेज होगा तो डेफिनेटली न्यू वैस्कुलराइजेशन होगा। तो हमें इस पैथोलॉजी को यहाँ पर रोकना है। दरअसल ये है पित्तजन्य व्याधि इसको, और कफजन्य ज़्यादा मानते हैं। तो हमें पित्त को जो है वो श्रम करना होता है। उसके अलावा आई की डिजीज़ है, जिसको एक और डिजीज़ जिसको मैं लेना चाहूँगा रेटिना का, वो है आरपी, जिसको बोलते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा।
तो इसमें एक पिगमेंटेशन यानी कि बोन कर्पस्कल सेल जैसे होते हैं, वैसे हमारे रेटिना में ब्लैक ब्लैक स्पॉट जो है वो दिखने लगते हैं जब हम फंडोस्कोपी करते हैं। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि ये हमें बाई फैमिली से ट्रांसफ़र होता है। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो धीरे धीरे पेशेंट की जो विजन है वो कम होती जाती है। हमारे नॉर्मल जो मेडिकल साइंस है इसमें कुछ नहीं कर पाते, बट आयुर्वेद से बहुत सारे हमारे पेशेंट हैं जिनको हम इसको रोकते हैं और ये विजन को हम स्टेबल करते हैं। तो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है इसके अंदर पेशेंट जो क्लिनिकल एस्पेक्ट हम देखते हैं कि क्या क्या पेशेंट कंप्लेन करता है। जो पेशेंट आता है वो सबसे पहले इसमें होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि पेशेंट हमें उसको पता नहीं चलता है कि कम रोशनी में उसको दिखना कम होता है। जब ये प्रोग्रेस करता है तो उसके फिर डे लाइट में भी दिखना बहुत कम हो जाता है। डार्क जो डिले डार्क एडेप्टेशन, यानी कि जब वो किसी कमरे में बाहर से धूप से अंदर जाता है तो उसको फिर काफ़ी समय लगता है एडजस्ट होने में। क्योंकि इसमें फ़ोटो जो रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम रोड्स एंड कॉन्स बोलते हैं, तो ये फ़ोटो रिसेप्टर धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। पहले रॉड सेल्स ख़राब होते हैं और बाद में जो होता है वो कोन सेल्स ख़राब होते हैं। तो इसलिए पेशेंट को पहले जो रॉड सेल होते हैं वो डिम लाइट के लिए होते हैं कि वो डिम लाइट में फ़ोटो रिसेप्ट करें और हमें बताएं। तो पहले रॉड सेल्स ख़राब होते हैं, इसलिए पहले नाइट ब्लाइंडनेस होता है। बाद में जैसे प्रोग्रेशन होता है डिजीज़ का उसमें फिर कोन सेल्स हमारे ख़राब होते हैं जो लाइट में रिसेप्ट करते हैं और कलर के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो पेशेंट को लेटर स्टेज में कलर की भी समस्या होने लगती है। जब हम उसे क्लोज शेड्स कलर दिखाते हैं तो वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। दूसरा इसमें फिर हमारा ट्यूबुलर विजन हो जाता है, क्योंकि पेशेंट का जो है वो एरिया फील्ड ऑफ विजन जो है वो सिमटता जाता है। हमारे देखने के दो दायरे होते हैं, एक हम सामने देखते हैं और एक हम 180 डिग्री तक देख सकते हैं। तो हमारा जो फील्ड ऑफ विजन है वो धीरे धीरे सिकुड़ता है और हम केवल एक टनल की तरह यानी ट्यूब में जैसे देखते हैं उस तरह से देखते हैं। लेकिन ये लेटर स्टेज है, तो ये होता है उस पेशेंट को। तो इसमें हमारा जो अप्रोच ट्रीटमेंट का होना चाहिए वो पित्त जो चिकित्सा है पित्तजन्य वो करनी चाहिए। विरेचन बहुत अच्छा इसमें काम करता है। नेत्र तर्पण हम कर सकते हैं त्रिफला घृत से और डेफिनेटली इसको रोका जा सकता है। आयुर्वेद में सबसे अच्छी बात है कि इस डिजीज़ के लिए अच्छी ट्रीटमेंट है, रोक सकते हैं। और कुछ हद तक जो पार्शियल लॉस हुआ है विजन का, कुछ हद तक 20% तक उस विजन को बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है, ये है। दूसरा, जब हम आते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, ओल्ड एज में ये होता है। और एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन में पेशेंट जब एक एज होता है तो जस्ट लाइक उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो डायबिटीज़ रेटिनोपैथी की तरह ही होते हैं। एलोपैथी में उसका ट्रीटमेंट सेम है, बट आयुर्वेद में हम उसको थोड़ा सा चेंज करके करते हैं कि अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो फिर उसके साथ उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। रसायन चिकित्सा मैकुलर डिजनरेशन में बहुत ही ज़रूरी है, यानी रेटिना के जो भी अगर डिजीज़ है उसमें रसायन चिकित्सा हम ज़रूर साथ में करें। अब हम जो अलग अलग और भी जो व्याधियां हैं मान लेते हैं, जैसे हम रिकरेंट साइनोसाइटिस की अगर हमें समस्या हो रही है तो रिकरेंट साइनोसाइटिस में भी बहुत ही अच्छी आयुर्वेद की ट्रीटमेंट है। कर्ण रोग यानी ईयर की जो डिजीज़ है उसमें भी हम लोग कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे ओटाइटिस मीडिया है, क्रॉनिक हो या सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो, इसके अंदर जो है गंधक रसायन या लाक्षादि गुग्गुल बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये हम लोग इसके लिए जो है ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं और काफ़ी लाभ हो सकता है।